इस कहानी में जब अनुज शहर से अपने गांव लौटता है तो वह रहस्य जो उसके बचपन से छुपाया गया था, वह रहस्य क्या है? तो चलिए उसे रहस्य का पता लगाया जाए। तो अपने कानों में एयरफोन और हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं कहानी की ओर। और आशा करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इससे हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। आज मौसम बड़ा सुहाना है। अनुज अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने में व्यस्त हैं। सब आज के मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा जल्दी आओ, तुम्हारी नानी जी का फोन आया है। अनुज की मां ने कहा। अनुज अपनी नानी से बहुत प्यार करता था, इसलिए यह सुनते ही वह तुरंत अपने घर की दौड़ा और अपनी नानी से बात करने के लिए अपनी मां की तरफ बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था। उसकी उत्सुकता देखते हुए उसकी मां ने उसे फोन दे दिया। दोनों फोन पर बातें करते हुए, नानी जी कैसी हैं आप? अनुज ने कहा, बेटा मैं अब बूढ़ी हो गई हूं और बीमार भी हूं। अब तो लगता है कि बस थोड़े दिन की मेहमान हूं। नानी की ऐसी बातें सुनकर अनुज भावुक हो गया और उनसे मिलने की जिद करने लगा, मगर मां और नानी ने गांव आने से मना कर दिया। अनुज एक 24 साल का नौजवान लड़का है और वह सब कुछ समझने लगा है। वह अपनी मां से पूछता है, 14 साल पहले ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ कि आप मुझे कभी भी गांव क्यों नहीं जाने देती? जल्दी से खाना खा ले, फिर हमें बाजार भी जाना है सामान लाने के लिए। मां ने उसकी बात काटते हुए कहा। अनुज अब रुकने वाला नहीं है। वह अपनी नानी से मिलना चाहता है। और ऐसा क्या है कि मां और नानी उसे गांव नहीं जाने देती? इस राज को भी जानना चाहता है। यह सब राज जानने के लिए वह गांव जाने की योजना बनाता है। इसलिए उसने आज रात घर से निकलने की सोचता है। बाजार घूमते घूमते शाम हो गई और वह से आने के बाद सब थक चुके थे। बेटा जब तक खाना बनाती हूं तुम जाकर नहा लो, ऐसा कहकर अनुज की मां खाना बनाने चली गई। अनुज के दिमाग में गांव जाने की बात चल रही थी, इसलिए उसने चुपके से अपना सारा सामान बांध लिया और रात का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद, अनुज खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ, मां ने आवाज लगाई। सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। अब बस रात का इंतजार है, अनुज मन ही मन सोच रहा है। तभी क्या सोच रहे हो बेटा? मां ने आवाज लगाई। कुछ नहीं मां, अनुज ने उत्तर दिया। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। रात के वक्त करीब 11 बजे, यही सही वक्त है, ऐसा सोचते हुए अनुज अपने कमरे के पीछे के दरवाजे से निकल गया। थोड़ा चलने के बाद उसने एक ऑटो पकड़ा और स्टेशन की ओर चल दिया। स्टेशन पहुंचने के बाद उसने पता किया कि कुछ ही देर में एक ट्रेन लोहरीगढ़ के लिए निकलने वाली है। तभी उसने अपने बचपन के दोस्त दीपक की फोन किया। हेलो दीपक, मैं 1 घंटे में लोहरीगढ़ पहुंच जाऊंगा। तभी घबराते दीपक हुए ने कहा, क्या इस वक्त रात को इससे पहले उनकी कुछ और बात हो पाती कि फोन कट गया? अनुज ने कई बार दोबारा फोन लगाने की कोशिश की, मगर फोन नहीं लगा। पे सब अनुज को बड़ा अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीपक इतना घबराया हुआ क्यों है और दोबारा उसे फोन नहीं लग रहा है। इन सब को अनदेखा करते हुए काउंटर पर टिकट लेने के लिए गया और उसने अधिकारी से लोहरीगढ़ का टिकट मांगा। लोहरीगढ़, अजीब से स्वर कहते हुए अधिकारी ने टिकट दिया, मगर वह अधिकारी उसकी तरफ बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोहरीगढ़ का नाम लेते ही सबके भाव क्यों बदल जाते हैं। लेकिन तभी ट्रेन चलने लगी। वह ट्रेन की ओर तेजी से भागा और चढ़ गया। उसके बाद वह अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन अब हवा से बातें करने लगी। ट्रेन के तेज चलते ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगीं, जो बहुत ही सुहावनी थीं। अब वह काफी थक चुका था। अब उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रेन की ठंडी हवा चलने से उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और वह अपने बचपन में खो गया, जहां गांव में वो अपने दोस्तों के साथ पास के गांव में मेला देखने जाते थे। वहां वे सब खूब मजे करते थे। कुछ तो ऐसा था जिसके कारण मां ने उसे ज्यादा दिन गांव नहीं रहने और वह उसे लेकर शहर चली गई और फिर कभी उसे गांव नहीं आने दिया। वह अपने बचपन में खोया था कि तभी अचानक ट्रेन रुकने लगी। उसने देखा तो वह गांव पहुंच चुका था, मगर वहां का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या है? यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा है।
वह मन ही मन सोचने लगा। गांव में कई साल के बाद आने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी नानी का घर किस तरफ है। मन ही मन में अपनी नानी के घर का पता किससे पूछूं, यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ तो ऐसा राज है गांव का जो उसका नाम लेते ही सब हाव भाव बदल जाते हैं और सब डर के मारे कांपने लगते हैं। अनुज ने चारों तरफ देखा तो उसे एक रास्ता दिखा जो गांव की तरफ जा रहा था और वह उसी तरफ चल दिया। कुछ देर चलते चलते उसने महसूस किया कि चारों तरफ अजीब सी धुंध चढ़ने लगी है। ये सब उसे बड़ा अजीब लग रहा है और उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। रात के करीब 2 बजे हैं। चलते चलते वह एक चौराहे पर पहुंच गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे किस ओर जाना है। तभी उसे एक परछाई नजर आई जो उसकी तरफ बढ़ रही है। जब वह परछाई इसके पास आकर रुक गई है तो उसे लगा कि यह कोई औरत है जो उससे थोड़ा दूर आकर रुक गई है। चारों तरफ अजीब सी धुंध चढ़ने के कारण वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा है। उसकी अजीब सी हरकतें देखकर वह डर गया और घबराते हुए बोला, कौन है वहां और क्या चाहता है? इतना कहते ही वह औरत इस धुंध में अचानक गायब हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह औरत कौन थी और अचानक कहां गायब हो गई? तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराते हुए झटके से पीछे मुड़ा तो दीपक तुम, उसने हैरानी भरे स्वर में कहा। अपने बचपन के दोस्त को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जल्दी चलो यहां से घर चलकर बात करते हैं, उसकी बात काटते हुए दीपक बोला। दीपक को ऐसे देखकर उसने दोबारा उससे कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप उसके पीछे चल दिया। कुछ देर चलने के बाद वे दीपक के घर पहुंच गए। अंदर जाते ही दीपक ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बनाकर लाता हूं, ऐसा कहकर वह रसोई घर की तरफ चला गया। कौन थी वो औरत और इतनी रात को कहां घूम रही थी? अनुज इन सवालों उलझा हुआ था। क्या हुआ अनुज, क्या सोच रहे हो? पीछे से आवाज आई। उसने देखा तो दीपक चाय लेके कमरे में आ चुका था। उसने उसे चाय दी और दोनों चाय पीने लगे। दीपक, मुझे गांव में कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया, यह बात मुझे बड़ी अजीब लगी, अनुज ने चाय पीते हुए कहा। तब दीपक ने उसे बताया कि इस गांव में एक औरत की आत्मा है जो रात के वक्त गांव घूमती है। कई लोगों ने उसे देखा, इसीलिए गांव के लोग रात 8 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलते हैं। अनुज एक मॉडर्न शहरी लड़का है, वह भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं करता है। तब वह दीपक की बात काटते हुए बोला, मुझे यह बताओ कि मेरी नानी का घर था से कितनी दूर है? अब बहुत रात हो चुकी है और तुम भी बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम ऊपर चौबारे में जाकर सो जाओ, कल सुबह हम तुम्हारी नानी जी मिलने चलेंगे। ऐसा कहकर दीपक अनुज को ऊपर के कमरे छोड़ आया। अनुज को भी काफी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह चारपाई पर लेट गया। वह इतना थका हुआ था कि चारपाई पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह करीब 9 बजे उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ी और उसकी आंख खुल गई। वह उठा और गांव की ताजी हवा खाने के लिए खिड़की खोली तो उसकी नजर सामने एक लड़की पर पड़ी। वह बहुत ही सुंदर थी। इस देखते ही वह इसके ख्यालों में खो गया और उसकी तरफ देखता रहा। तभी लड़की की नजर उस पर पड़ी और वह गुस्से से उसे देखने लगी। अनुज, जल्दी नीचे आओ, चाय बन गई है, दीपक ने आवाज लगाई। अब वह नीचे चला जाता है और दीपक उसे चाय देता है। चाय पीते हुए अनुज दीपक से पूछा, यार दीपक, ये जो सामने के मकान में लड़की है वह कौन है? उसका नाम सोनाली है। वह भी तुम्हारी तरह छुट्टियों के दौरान अपनी मौसी के यहां घूमने आई, मगर उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है, कोई प्यार व्यार का चक्कर है क्या? दीपक ने कहा। अनुज शर्माते हुए, ऐसा कुछ नहीं यार, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। तभी उसे अपनी नानी की याद आई और उसने दीपक को वहां चलने को कहा। उसकी बात सुनकर दीपक ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम निकलते हैं। अनुज अपनी नानी से जल्दी मिलना चाहता है। अनुज और दीपक उसकी नानी से मिलने के लिए घर से निकल गए हैं। रास्ते में उसकी नजर एक हवेली पर पड़ती है जो बहुत ही आलीशान है। तब वह दीपक से हवेली के बारे में पूछता है। ये हवेली किसकी है? दीपक ने उसे बताया कि यह हवेली गांव के जमींदार पवन सिंह की है। फिर वे दोनों आगे निकल जाते हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर नानी जी घर था। वे दोनों वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बीमार पड़ी हुई है। उसकी हालत देखकर वे दोनों भावुक हो जाते हैं।
अपनी नानी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह धीरे से बोला, नानी जी। ये शब्द सुनकर नानी तुरंत उठी। उसने देखा कि कोई नौजवान है। तुम कौन हो बेटा? हल्के से नानी पूछा। मैं आपका लाडला अनुज हूं, उसने कहा। यह सुनकर नानी बहुत ही खुश हुई और उसे अपने गले लगा लिया। मगर अचानक नानी ने कहा, तुम यहां क्या लेने आए हो? तुम जल्दी से निकलो यहां, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए। मगर अनुज ने वहां से जाने से इनकार कर दिया और वहां कुछ दिन रुकने की जिद करने लगा। काफी समझाने के बाद भी उसने नानी की बात नहीं मानी। ठीक है, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं निकलो तभी तुम यहां रह सकते हो, नानी ने कहा। फिर दीपक उसे वहां छोड़कर चला गया। अनुज पूरा दिन अपनी नानी जी के पास रुका और उनकी सेवा की। फिर वो नानी के पास जाकर बैठ गया और धीरे से बोला, नानी, आप मुझे यहां आने से क्यों रोक रहे थे? तुम मुझे आराम करने दो और तुम भी जाकर दूसरे कमरे में आराम करो, नानी ने उसकी बात काटते हुए कहा और उसे वहां भेज दिया। कुछ तो है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, मगर इस बारे में बात करने को तैयार ही नहीं है। मुझे खुद ही पता लगाना होगा, ये सोचकर वहां से चला गया। जब वह अंदर गया तो उसकी नजर एक पुराने बक्से पर पड़ी। इस पर ताला लगा था। उसने इस बक्से के बारे में नानी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, यह बक्सा तो बस ऐसे ही पुराने कबाड़ से भरा हुआ है। मगर वो जानता था कि कुछ तो है उस बक्से में जो उसका अतीत जानने में मेरी मदद कर सकता है। और वो वहां से चला गया। शाम हो चुकी है, करीब 4:30 का वक्त है। तभी उसे याद आया और बोला, नानी जी, मुझे दीपक के पास जाना है, कुछ जरूरी काम है। ठीक है बेटा, मगर 6 बजे से पहले ही लौट आना, ऐसा नानी ने कहा। ठीक है, ऐसा कहकर अनुज वहां से निकल गया। जब दीपक घर पहुंचा तो घर के अंदर जाने हो वाला था कि अंदर से भी लड़की और आपस में टकरा गया। जोर से धक्का लगने के कारण वो लड़की गिरने ही वाली थी कि अनुज ने झटके से उसे पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि सोनाली है। वो दोनों एक दूसरे के एकदम करीब थे और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गए अनुज, दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों एकदम से अलग हो गए और सोनाली शर्माते हुए वहां से चली गई। अनुज ने दीपक से पूछा, सोनाली यहां कैसे? तो उसने बताया कि वो किसी काम से उसकी मौसी ने मेरी मां के पास भेजी थी। उसके बाद दोनों अंदर चले गए और अनुज ने गांव की आत्मा के बारे में पूछा। तब उसने बताया, आज से 25 साल पहले की बात है, जब गांव के जमींदार के 2 बेटे थे, एक बलवान सिंह और दूसरा पवन सिंह। दोनों में बलवान सिंह बड़ा था, जिसकी शादी गौरी के साथ हुई। गौरी बहुत ही दयालु औरत थी। 1 साल बाद गौरी और बलवान सिंह को एक बेटा हुआ जिसका नाम दिनेश था। वह भूत ही सुंदर और स्वस्थ था, लेकिन जमींदार का दूसरा बेटा भूत ही लालची था और वह अकेले ही सारी जमीन और हवेली हड़पना चाहता था। इसलिए बलवान सिंह के पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाई। जब कुछ दिनों के बाद बलवान सिंह अपनी पत्नी गौरी के साथ खेत में घूमने गया था और उनके साथ उनका बेटा दिनेश भी था। चलते चलते वे अपनी बातों में व्यस्त थे कि अचानक किसी ने पीछे से जोर से बलवान सिंह के सिर पर डंडे से वार किया। इतने तेज वार से उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। जब गौरी ने देखा तो पीछे कोई और नहीं, पवन सिंह और उसके आदमी हैं। ऐसे हालात में गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या। वह जोर से गांव की ओर दौड़ी, मगर पवन सिंह के आदमियों ने उसका पीछा किया। भागते भागते उसका पैर फिसल गया और दिनेश नाले में जा गिरा। पवन सिंह के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। वह अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी और उसके सिर पर डंडों से वार किया और उसे भी मार दिया। उसके बाद उन्होंने पवन सिंह से उसके आदमियों ने कहा कि उस बच्चे का क्या करना है, तो उसने कहा कि वो अपने आप ही मछलियों का चारा बन जाएगा। तुम जल्दी करो और इन लाशों को दफना दो, पवन सिंह ने कहा। दोनों को दफनाकर वे घर आ गए। 2-3 दिन तक सब ठीक था, मगर उसके बाद गांव में अगर रात को कोई घर से बाहर निकलता तो गौरी की आत्मा उसे मार देती थी और आज तक वह अपने परिवार का बदला लेने के लिए गांव में घूम रही है और उसे जब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। सबको पता है कि बलवान सिंह और उनकी पत्नी को पवन सिंह ने मरवाया है, मगर गांव बड़ा जमींदार होने के कारण कोई इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। अब वर्तमान में
अनुज को गौरी और उसके परिवार के लिए बहुत दुख हुआ। दोनों को आपस में बात करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चला। रात हो गई थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। तभी उसे अचानक नानी का ख्याल आया, वो कि मेरी चिंता कर रही होगी। तब उसने दीपक से कहा, अब मुझे निकला चाहिए, नानी जी मेरी चिंता कर रही होगी। क्या इस वक्त? दीपक ने घबराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। यह कहकर वो वहां से निकल गया। चलते चलते फिर उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ वही अजीब सी धुंध चढ़ने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अब तो गौरी की कहानी सुनने के बाद अनुज को भी डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो जल्दी से नानी जी के पास जाना चाहता था। तभी अचानक उसे वहीं परछाई दिखी। वो उसी की तरफ बढ़ रही थी। वह एकदम उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका डरावना चेहरा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। गौरी को देखते ही अनुज की सांस फूल गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह अपनी नानी के घर पर था। जब उसे होश आया तो नानी जी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, वरना आज तक उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अनुज भी मन ही मन सोच रहा है कि गौरी ने उसे कुछ नहीं किया। कुछ तो बात है जो गौरी ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। फिर उसे गौरी के बारे और जानने की इच्छा हुई। तब उसे अचानक बक्से की याद आई। अब वह रुकने वाला नहीं था। नानी जी के मना करने के बाद भी उसने उस बक्से का ताला तोड़ दिया और उसे खोला तो उसमें से एक तस्वीर निकली, जिसे देखकर इसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि गौरी, उसके पति और उसके बच्चे की थी। वे तीनों उस तस्वीर में बहुत खुश नजर आ रहे थे और अनुज को हैरानी तो तब हुई जब गौरी के बच्चे की शकल अनुज के बचपन के साथ मिल रही थी। अब वह इसके बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक था, इसलिए वह दीपक के पास गया और उसे सारी बात बताई। तभी दीपक बोला, हमारे गांव के बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ जी इस बारे में हमारी मदद कर सकते हैं। तभी अनुज बोला, चलो जल्दी उसके पास चलते हैं। वे दोनों भागते भागते रामनाथ जी के पास गए और उन्हें पूरी कहानी बताई। तब रामनाथ जी ने उन्हें वही गौरी की कहानी सुनाई जो वे सिर्फ आधी ही जानते थे। अब आगे गौरी और उसके पति बलवान सिंह को दफनाने के बाद पवन सिंह को बच्चे का ध्यान आया। अपने आदमियों से बोला, जल्दी जाओ और उस बच्चे को लेकर आओ, उसे भी इनके साथ ही दफना देते हैं। उसके आदमी बच्चे को लेने गए, मगर उन्हें वो बच्चा वहां नहीं मिला। तो उन्होंने सब जगह बच्चे को तलाशा, मगर उन्हें वो बच्चा कहीं नहीं मिला। ये बात पवन सिंह को पता चली तो वह गुस्से से अपने आदमियों पर चिल्लाने लगा। कितने साल हो गए मगर उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। इतना सुनते ही दीपक बोला, क्या वो बच्चा आज भी जिंदा? अगर ऐसा है तो वह अब 24-25 साल का नौजवान हो गया होगा, मगर वो कहां, इस बात का पता कैसे चलेगा? तभी, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसका पता करना ही होगा, अनुज ने कहा। अब इसके आगे रामनाथ जी कुछ नहीं जानते, इसलिए वो दोनों वहां से चले गए। दीपक के घर आने के बाद दीपक बोला, तुम कुछ देर आराम करो, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। दीपक के घर पहुंचकर दोनों आराम करने लगे। तभी अचानक अनुज के मन में नानी जी का ख्याल आया और उसने कहा, अब इसके आगे की कहानी हमें नानी जी ही बता सकती हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए दीपक ने कहा, तुम्हें याद है वो बक्सा जो हमें नानी के घर मिला था? उसमें एक तस्वीर थी जो गौरी की थी। नानी जी मुझसे कुछ तो छुपा रही हैं, चलो जल्दी। इतना कहकर वे वहां से चल दिए और नानी जी के घर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उसने नानी से कहा, नानी जी, ऐसा क्या राज जो आप हमसे बरसों से छुपा रही हैं? लेकिन नानी जी कुछ बताने को तैयार नहीं है। तब अनुज बोला, नानी जी, आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम गौरी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं कर लेते तो हम इस गांव को कभी भी गौरी के कहर से छुटकारा नहीं दिला पाएंगे और उसकी आत्मा यूं ही इसी गांव में भटकती रहेगी। उसकी बातें सुनकर नानी जी भावुक हो गईं। तो फिर ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा राज आज मैं तुम्हें बताने वाली हूं। उसे सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। ऐसा बोलकर नानी जी वहीं गौरी की कहानी सुनाने लगी, लेकिन इस बार उसमें और भी रहस्यों का खुलासा होगा। नानी बताती हैं कि जब पवन सिंह गौरी और उसके पति को मारने की योजना बनाकर अपने आदमियों के साथ हवेली से निकलने वाला था,
तब उस हवेली में काम करने वाली औरत ने उनकी बातें सुन ली थी। वह गोरी और उसके परिवार को बचाना चाहती थी, इसलिए वह भी चुपके चुपके उनका पीछा करने लगी और उनके साथ खेत में पहुंच गई। उसने छुपके पूरी घटना अपनी आंखों से देखी, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे लोग उसे भी मार देते। जब गौरी को दफनाने के लिए वे लोग उसे उठाकर उसके पति के पास लेके जा रहे थे, वह औरत मौका देखकर चुपके से उस बच्चे को नाले से निकालकर ले आई। उसने देखा कि बच्चे की सांसें चल रही हैं, तो वह उसे अपने घर ले गई। वह इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती थी, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। लेकिन संयोगवश उसी दिन इस औरत की बेटी आ गई, जो शहर में रहती थी। शादी के 8 साल होने के बाद भी उसकी कोई संतान नहीं थी। तब औरत ने सारी बात अपनी बेटी को बताई और बच्चा उसे दे दिया। इसे लेकर वह शहर चली गई। उसी ने उस बच्चे का पालन पोषण किया और इस राज्य के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया। जब भी वह गांव आती तो उस बच्चे को अपना एकलौता बेटा बताती थी। इसी तरह 10 साल बीत गए, सब ठीक चल रहा था, मगर इस बच्चे के बारे में पवन सिंह को भनक लग चुकी थी। इसलिए उस औरत ने अपनी बेटी और बच्चे को वापस शहर भेज दिया और कभी भी गांव नहीं आने दिया। अब वर्तमान में अनुज बेटा, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हारी जान बचाने के लिए हमने तुम्हारी पहचान बदल दी थी, रोते हुए नानी जी ने कहा। यह सुनते ही अनुज के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ कैसे हो गया, और वो अपने असली माता पिता को याद करके रोने लगा। पूरा दिन बीत चुका है और शाम हो गई है। शाम के करीब 6 बजे हैं। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अनुज ये सब जानने के बाद शांत था। उसके दिमाग में अपने माता पिता की मौत का बदला लेने और अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए विचार दौड़ रहे थे। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। धीरे धीरे रात हो रही थी। अनुज, खाना तैयार है, आके खा लो, पीछे से आवाज आई, जो कि नानी जी की थी। लेकिन अनुज का खाना खाने का मन बिल्कुल नहीं था और उसने खाना खाने से मना कर दिया। बेटा, इस संसार में होने को कोई नहीं टाल सकता, ज्यादा मत सोचो और खाना खा लो, नानी जी ने उसे समझाते हुए कहा। उसने नानी की बात मान ली और खाना खाके अपने कमरे में चला गया। अब धीरे धीरे रात हो चुकी है और नानी जी भी खाना खाके सो चुकी हैं, लेकिन अनुज को नींद नहीं आ रही है। रात के करीब 11 बजे हैं। तभी अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। ज्यादा शोर होने के कारण नानी जी की भी आंख खुल गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतनी रात को कौन है। नानी जी दरवाजा खोलने के लिए उठती है। तभी पीछे से आवाज आती है, रुको नानी जी, मैं देखता हूं। इतना कहकर अनुज ने दरवाजा खोला तो वे हैरान रह गए, क्योंकि बाहर कोई और नहीं बल्कि पवन सिंह और उसके आदमी थे। उन्हें इस बात का पता चल चुका था कि अनुज ही बलवान सिंह का बेटा है और वे उसे मरना चाहते थे। उन्होंने जबरदस्ती उसे पकड़ा और उसे उठाकर खेत की ओर ले गए। नानी जी बेचारी लाचार थी, वह कुछ न कर सकी। वे उसे उसी जगह ले गए जहां उसके माता पिता को दफनाया था। बरसों पहले तू उस बुढ़िया की वजह से बच गया था, मगर आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुम्हें मारकर यहीं तुम्हारे माता पिता के पास दफना दूंगा, हंसते हुए पवन सिंह बोला। और उसने अपने आदमी की तरफ इशारा किया। उसके इशारा करते ही वह एक बड़ा सा खंजर लेकर आया। आज मैं अपने माता पिता की मौत का बदला लेने से पहले ही मर जाऊंगा, ये सोचकर अनुज मन ही मन दुखी हुआ। लेकिन तभी अचानक चारों ओर वहीं धुंध सी चढ़ने लगी। जल्दी खत्म करो इसे, पवन सिंह ने अपने आदमी से कहा। वो उसे खंजर मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर तभी उसके आगे गौरी आ गई। गौरी को देखकर पवन सिंह के सभी आदमी डर के मारे भाग गए। गौरी को देखकर पवन सिंह डर से कांपने लगा। तभी गौरी ने खंजर उठाया और पवन सिंह की ओर बढ़ने लगी। तुमने हमारी खुशियों भरी जिंदगी तबाह कर दी, ये कहकर उसने वो खंजर उसके सीने में घोंप दिया और वहीं पवन सिंह की मौत हो गई। तब वह अनुज के पास गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में आंसू थे। मां, तभी अनुज ने कहा। उसके मां कहते ही गौरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तभी नानी जी अनुज की जान बचाने के लिए दीपक और गांव वालों को वहां लेकर पहुंची। सभी अनुज और गौरी को एक साथ देखकर भावुक हो गए, क्योंकि सबको सच्चाई का पता चल चुका था। तभी गौरी नानी जी की ओर गई
मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान सदैव मेरे ऊपर रहेगा। अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। अब गांव वालों को डरने की जरूरत नहीं। अब मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है। ये कहते ही गौरी की आत्मा धुएं की तरह आसमान में उड़ गई। अब लोहरीगढ़ गौरी की आत्मा के साए से हमेशा के लिए आजाद हो चुका था। अब जमींदार साहब का इकलौता वारिस होने के कारण अनुज ही सारी जमीन और हवेली का मालिक था, मगर वह इन सब को छोड़कर शहर चला गया। सोनाली भी अनुज से शादी के लिए तैयार हो गई और उसने 2 साल बाद अनुज से शादी कर ली। अब वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।